जिस स्कूल में शरद पवार हेड मास्टर थे, ऐसा कहा जाता है, उस स्कूल के ये ट्रस्टी बन गए। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो इस स्कूल में जी उस स्कूल के टीचर बन गए, क्योंकि हेड मास्टर तो सबसे बड़ा होता है ना, मगर हेड मास्टर के ऊपर वो स्कूल का ट्रस्टी होता है जी जो हेड मास्टर को भी अपनी चाल चलाता है। तो जितना आसान दिख रहा है हमको उतना आसान नहीं था। अगर ये लोग जो साथ में निकले थे वो अगर बीच में से निकल वापस आ जाते थे डर के, या जो पीछे से आने वाले थे वो आते ही नहीं थे, या उनका मन बदल जाता था, या एकनाथ शिंदे अकेले रह जाते थे, या फिर उनके साथ में कुछ गिने चुने 2-4 लोग ही रह जाते थे, तो एकनाथ शिंदे का पॉलिटिकल करियर वही ख़त्म हो जाता। बिल्कुल। और वो उनके लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए एक तरह से सुसाइड था, पॉलिटिकल सुसाइड भी था। और उन्होंने अपने एक किसी स्पीच में उन्होंने कहा भी है, किसी इंटरव्यू में कहा है शायद, कि अगर ये फैसला गलत साबित होता तो मैं खुद को गोली मार लेता। उनको सेहत की वजह से उनको 2 बार मूर्छा आई थी, वो बेहोश हो गए थे। तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हुए, विचार करते हुए उनका पोर्टफोलियो कम किया गया था। और एक सिंगल पोर्टफोलियो लेके जो जिस तरह से गडकरी जी ने पिछले 5 साल में काम किया, वो किसी मिनिस्टर ने नहीं किया आज तक। भारत के पूरे पिछले 60 साल का इतिहास अगर आप खंगोलेंगे तो आपको गडकरी जी जैसा डिलीवर करने वाला दूसरा कोई मिनिस्टर नहीं दिखेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका पार्ट 2 में। जी हाँ, आपने हमारे जो अतिथि हैं प्रभाकर सूर्यवंशी जी, इनका जो हमारे साथ पॉडकास्ट है उसका पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा, और आज हम उसी पॉडकास्ट का कंटिन्यूएशन का पार्ट 2 रिलीज़ कर रहे हैं। आपने पॉडकास्ट के पार्ट 1 में ये ज़रूर जान लिया होगा कि सूर्यवंशी जी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को बहुत भली भांति तरीके से समझते हैं, और उससे भी ज़्यादा सुंदर तरीके से वो उसका विवेचन करके हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, आप ये पॉडकास्ट ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। एक मैं आपको डायलॉग तो नहीं कह सकता, बट मैं एक व्यक्ति जिन्होंने ये कहा था वो मैं आपको बताता हूँ, और आप मुझे बताइए कि इसके पीछे की राजनीति कैसी है और कैसी रही होगी और अभी उसका सिनेरियो क्या है। तो मैं पहले वो बात बताता हूँ। मी पुन्हा येईन, ये जिन्होंने कहा था, ओके। उसके बाद उस समय वो उनकी जो अपोजिशन पार्टी थी, ठीक है, जो भी रहे थे, उन्होंने उनकी बहुत खिल्ली उड़ाई थी। बीच में कुछ समय के लिए वो उस पोजीशन पे नहीं बैठ पाए जहाँ पे उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था, ओके। आज वो वापस उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे उन्होंने शायद उस समय में पुनः येईन ये कहते हुए कहा था। तो मैं पुनः येईन के पीछे का एक्चुअल स्टोरी क्या था और आज सिनेरियो क्या है, ये बता दीजिए। देवेंद्र गंगाधर पंत फडणवीस, ओके, ये भारतीय जनता पक्ष के महाराष्ट्र के आधार स्तंभ है जी। और महाराष्ट्र भाजपा यानी देवेंद्र गंगाधर पंत फडणवीस, ओके। ये मेरा कहना है। ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा ही है, ओके। ये मेरा परसेप्शन है। ये वो आदमी है, ये वो राजनेता है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को सूरमा समझने वाले, और जो अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति का, बल्कि आप ऐसा कहिए कि देश की राजनीति का चाणक्य अपने आप को जो समझते थे, उस शरद पवार जी को उनकी ही तरह, उनकी स्टाइल में, उनकी ही स्कूल में जो सिखाई जाती हुई राजनीति जो है, उसी राजनीति की पाठ या किताब खोल के उसके अंदर के पाठ पढ़ाए, उनको वापस पढ़ाए। हाँ, उनको वापस पढ़ाए। जिस स्कूल में शरद पवार हेड मास्टर थे, ऐसा कहा जाता है, उस स्कूल के ये ट्रस्टी बन गए। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो इस स्कूल में जी उस स्कूल के टीचर बन गए, क्योंकि हेड मास्टर तो सबसे बड़ा होता है ना, मगर हेड मास्टर के ऊपर वो स्कूल का ट्रस्टी होता है जी, जो हेड मास्टर को भी अपनी चाल चलाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शरद पवार जी ने पिछले 50-55 सालों का उनका जो दौर था राजनीति में,
वो दौर में उन्होंने क्या किया ये महाराष्ट्र भी जानता है, ये हिंदुस्तान जानता है। लोगों के घर तोड़े, घर तोड़ के उस घर में से किसी इसको निकालो, उसके भाई को भाई से तोड़ो, चाचा को भतीजे से अलग करो, और ऐसे करके उनकी ताकत कम करते करते अपनी ताकत उन्होंने बढ़ाई। और ये ताकत बढ़ाई ऐसा कहना भी गलत होता है। अगर इनकी ताकत बढ़ गई तो ये कभी भी सिंगल हैंडेड मेजॉरिटी लेके महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने राज नहीं किया। जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के बलबूते पे वो चीफ मिनिस्टर बने। ये आप कह सकते हो कि वो 4 बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, नो डाउट, मगर वो किन हालातों में बने ये भी देखना चाहिए। उसमें उनका अकेले का योगदान क्या था ये भी देखना चाहिए। उन्होंने पार्टियाँ तोड़ी, फैमिली लोगों को एक दूसरे से अलग करवाया, और बहुत सारे ऐसे जिसे कूटनीति का नाम देके उन्होंने जो कुछ भी खेल रचे थे, वो खेल तो देवेंद्र फडणवीस ने नहीं किए। सोफिस्टिकेटेड खेल करते हुए उन्होंने शरद पवार जी को उनकी ही कुश्ती के अखाड़े में जाके परास्त किया है। और कैसे किया वो मैं बताता हूँ आपको आगे। ये मी पुन्हा येईन जो उन्होंने कहा था, ये एक काव्य है मराठी में जी। वो आगे बहुत बड़ा है। मैं उसकी जो अंत की जो पंक्तियाँ है, मी पुन्हा येईन, तो वो सबके दिमाग में बैठ गई थी। और उस वक्त हालात ऐसे थे कि देवेंद्र जी ने जो कहा था कि मैं पुन्हा येईन 2019 के जो चुनाव के बाद, तो उस वक्त के हालात भी आप देखिए। महायुति जो थी, शिवसेना, भाजपा और आरपीआई गुट जो था, वो युति को पूर्ण बहुमत मिला था। यानी कि देवेंद्र जी ने जो कहा था कि मैं पुन्हा येईन, तो वो आ चुके थे। ओके। उनको सीएम बनना ही था किसी भी हालात में, मगर उनके सीएम बनने में रोड़ा अटकाया उद्धव ठाकरे ने। और ये पुन्हा येईन वाला जो सिलसिला था, उसको वहाँ पे जो उन्होंने जाके तोड़ दिया, कट किया, तो उसके पीछे उद्धव ठाकरे थे। उनके दिल में अचानक से वो महत्वाकांक्षा जाग गई कि मुझे सीएम बनना है, जबकि उनके पास नाम मात्र 54 एमएलए थे और इनके पास 105 एमएलए थे, करीब करीब दुगने एमएलए थे। और जो दुगना संख्या लेके जो आगे बढ़ रहा है, उसको आप कहते हो कि आप बैठ जाओ, मुझे सीएम बनना है, ऐसा होगा नहीं। तो ये पुन्हा येईन वाला जो सिलसिला जो उस वक्त टूटा था, तो लोगों को लगा कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी राजनीति खत्म हो गई। जी। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी 2.5 साल तक राज करती आई, लोगों को ऐसा लग रहा था कि आने वाले 2.5 साल भी ये लोग निकाल जाएंगे, मतलब आराम से, क्योंकि कोई चांस नहीं लग रहा था कि जिस तरह से शिवसेना जो उसके बाद बीजेपी के बाद वाला सबसे बड़ा जो पक्ष था, वो महाविकास आघाड़ी में शामिल था। वो शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कभी फूट सकती है, टूट सकती है, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल। मगर उसको तोड़ने का काम किया देवेंद्र फडणवीस। अभी एक, जैसे आपका जो पहला सवाल था हमारे पॉडकास्ट का कि बीजेपी ने हवा दी थी क्या, जो अशोक चौहान और मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी के बारे में आपने पूछा, तो मैं एकनाथ शिंदे जी के बारे में भी वही कहूँगा कि एकनाथ शिंदे जी के दिल में जो एक जो अपमान की भावना होती है, जो कुछ पनप रहा था, जो उनको हर बार दुखाया जा रहा था, उनका दिल दुखाया जा रहा था, तो वो जो चिंगारी भड़की थी उसको हवा देने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। और आगे चल के फिर वो चिंगारी की ज्वाला बन गई, और वो ज्वाला इस तरह से बढ़ी कि उसने शिवसेना के बने बनाए घर में आग लगा दी। तो ये जो काम किया है देवेंद्र जी ने, और उसके बाद जिस तरह से पिछले 2 साल से ये सरकार चल रही है, और सरकार को मजबूत करने के लिए फिर उन्होंने राष्ट्रवादी को, जिस शरद पवार ने आज तक लोगों के घर तोड़े, जिस शरद पवार ने आज तक दूसरों की पार्टियां तोड़ी, उस शरद पवार की पार्टी कभी टूटेगी नहीं। ये सिनेरियो या ये इस तरह का डायलॉग आप कह सकते हो कि शरद पवार ने खुद मारा था उद्धव ठाकरे को जी। कि मी असतो तर असं होऊ दिलं नसतं। करेक्ट। आज भी वही शरद पवार है जो कह रहे थे कि मैं होता तो नहीं, वैसा नहीं हो सकता मेरी था, पार्टी के साथ ऐसा मेरे पार्टी के साथ ऐसा नहीं हो सकता था, और उनकी पार्टी के साथ भी ऐसा हो गया। और ये करने वाला वही आदमी है जो इनको कह के गया था कि मैं पुन्हा येईन। तो वो कहीं गया नहीं था,
मैं पुन्हा येईन ये तो खाली एक जुमला था, वो यहीं पे था। और वो 2019 में भी वो सीएम बन चुका था, आप उसको नकार नहीं सकते हो, क्योंकि 105 एमएलए थे उनके पास। और युति का अगर हम लोग जोड़ के विचार करते तो सीधी सीधी सरकार बनती नज़र आ रही थी शिवसेना बीजेपी की। इसमें रोड़े अटकाए उद्धव ठाकरे ने, और उद्धव ठाकरे के पीछे फिर शरद पवार ने उनको उकसाया, फिर उनको बोला कि आप सीएम बनो, हम आपके साथ में हैं, और मी पुन्हा येईन में रोड़ा अटका दिया। मगर वो मी पुन्हा येईन जो जुमला था वो सही साबित हो चुका था 2019 में। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो सपना टूट गया, देवेंद्र फडणवीस हार गए, या देवेंद्र फडणवीस को थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ा। मैं कहूँगा नहीं, देवेंद्र फडणवीस बैकफुट पे नहीं गए थे। देवेंद्र फडणवीस बल्कि उसी दिन से, जिस दिन ये उनके साथ धोखा हुआ, उसी दिन से वो 2 कदम आगे चल रहे थे इन लोगों से, और वो इतने आगे निकल गए कि आज इनको मुश्किल हो रहा है कि अपनी बची बचाई जो पार्टी है ना, वो उसको काबू में रखना इनको मुश्किल हो गया। इनके पास 54 एमएलए थे, इनके पास 55-56 एमएलए थे, उसमें से 40-42 एमएलए लेके गए देवेंद्र फडणवीस। अभी बचे कुछ 10-12-15 जो है उनको अपने साथ रखने के लिए इनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। शरद पवार की आज उम्र जो है, उनके उम्र के हिसाब से उनको जो मेहनत करवाई है देवेंद्र जी ने, ये वो मी पुन्हा येईन का नतीजा है। ओके, तो आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं, जो अभी पिछले सवाल के लिए आपने बताया। एक ये कि 105 सीट्स जीत के बीजेपी के पास बहुत बड़ा बहुमत था, और जो उनकी उस समय की सगी पार्टी बनी हुई थी, संबंधी पार्टी बनी हुई थी शिवसेना, इनके पास ऑलमोस्ट 50-55 सीट्स थी। ओके, और इसलिए आपने कहा कि उनको बनना चाहिए था मुख्यमंत्री। बट बाद में जब शिवसेना टूटी और जब शिंदे जी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ आए, बात फिर भी हुई तो वही है कि आज भी उनके पास 105 हैं, शिंदे जी 40 लेके आए हैं, बट अपेरेंटली शिंदे जी खुद सीएम बन गए और देवेंद्र जी अभी भी सीएम नहीं बने, वो डेप्यूटी है। तो इसके पीछे पॉलिटिक्स है या सिर्फ उद्धव जी को दिखाने के लिए उन्होंने वो सीट नहीं ली है? नहीं, इसके पीछे शेयर और प्योर पॉलिटिक्स है। एकनाथ शिंदे जितने दिखते हैं चेहरे से कि एक दाढ़ी वाला रिक्शा वाला जिसे कहा जाता है, कि एक आम आदमी था, शिवसैनिक था जी, रिक्शा चलाता था, फिर नगर सेवक बना, एमएलए बना, मिनिस्टर बना महाराष्ट्र में, और दिघे साहब जी के साथ ऊपर आए। दिघे साहब का मतलब आनंद दिघे साहब का वो शिष्य था जी। तो ये सारी क्वालिटीज़ उनके साथ है। और आनंद दिघे जी के बारे में भी अगर आप सोचते हो जब, तो वो अपने आप के लिए सत्ता कभी उन्होंने सोची नहीं थी। वो किंग मेकर थे, वो लोग छोटे छोटे लोगों को किंग बनाते थे। इसके मद्देनज़र अगर हम एकनाथ शिंदे जी को देखते हैं, तो एकनाथ शिंदे एक नॉर्मल मिनिस्टर जो थे, बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए जब बीजेपी के साथ इनका मनमुटाव हुआ था। वहाँ से लेके सीधा महाराष्ट्र का सीएम बनना, ये जो उनका जर्नी था वो आसान नहीं था। ये प्रवास जो था उनका, ये सफ़र था, आसान नहीं था। इस सफ़र के दौरान उनको बहुत सारी पीड़ाएं भी हुई, अपमान भी सहन करना पड़ा, और अपमान का बदला देने के लिए उन्होंने मन में ठान लिया था कि अगर शिवसेना जैसा एक पक्ष तोड़ के बाहर निकल रहा हूँ तो उसका मुझे खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, तो उसका रिवॉर्ड भी मुझे बड़ा ही मिलना चाहिए। डेफिनेटली। हाँ, तो वो रिवॉर्ड जो था वो ये चीफ मिनिस्टरशिप है, और ये उनको अचानक एक्सीडेंटली बाय फ्लूकली नहीं मिला है। जिस दिन ये तय हुआ शिवसेना छोड़नी है, बीजेपी के साथ जाना है, तो बीजेपी के साथ उन्होंने ज़रूर निगोशिएशन किया होगा। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनाते हो तो मैं मेरे साथ 40-45 लोगों को लेके आता हूँ, हम सत्ता फिर से हथिया सकते हैं, और इसका जो भी रिवॉर्ड है वो सीएमशिप है। और ये बात दिल्ली में अमित शाह जी है या नरेंद्र मोदी जी है, उनके साथ बैठ के तय होने के बाद ही सब ये आगे का जो महानाट्य हुआ है
सत्तांतर का। जो लोग कहते हैं कि एक्सीडेंटली वो अचानक डिक्लेयर किया गया, या फिर बीजेपी ने अपनी छवि सुधारने के लिए की है कि हम लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं, केवल सत्ता के लिए करते हैं, हमको हमारा चीफ मिनिस्टर बनाना होता है इसलिए करते हैं। तो इस बार हमने वो छवि सुधारने के लिए एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ऐसा नहीं है, ये प्री प्लान था, पहले से तय था कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे और देवेंद्र जी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तब तक तय नहीं था। मगर एकनाथ शिंदे जी नए थे महाराष्ट्र की राजनीति में, और जिस तरह से वो शिवसेना तोड़ के बाहर निकले थे तो उनके ऊपर जो वार होने वाले थे वो बहुत ही ज़ोरदार होने वाले थे। वो शिवसेना जो बचा कुचा गुट था उद्धव जी का वो करने वाला था, फिर शरद पवार जैसा मंझा हुआ खिलाड़ी था वो करने वाला था। तो इस हालत में जो इनके ऊपर अटैक होगा वो उतना ही तगड़ा होने वाला था। बिल्कुल। और एकनाथ शिंदे उसको कितना संभाल पाएंगे इसके बारे में शायद दिल्ली में बैठे वो दो शातिर खिलाड़ी है उनके दिल में कुछ किंतु परंतु होगा। इसलिए उन्होंने देवेंद्र जी को स्पेसिफिकली कहा कि आप डीसीएम बनिए, इनके साथ में रहिए, उनको शील्ड कीजिए, और स्मूथली फिर आगे सरकार चलती गई, अभी आज तक चल रही है। मगर इसके पीछे राजनीति थी या नहीं थी, तो राजनीति थी, क्लियर कट थी। ये कोई भी इस तरह से डिसीजन जो लेता है, ये अगर डिसीजन चूक जाता था तो शिंदे जी ने कहा था कि अगर इसमें चूक हो जाती थी, अगर वो निकल पड़े थे 16 लोगों को लेके, फिर बाद में एक एक करके लोग जुड़ते गए और 40-42 लोग हो गए, फिर कुछ निर्दलीय मिलके 50 का आंकड़ा हो गया। तो ये सब होने के जितने जो सफ़र था ना, वो जो सूरत से लेके गुवाहाटी फिर गोवा, तो जितना आसान दिख रहा है हमको उतना आसान नहीं था। अगर ये लोग जो साथ में निकले थे वो अगर बीच में से निकल वापस आ जाते थे डर के, या जो पीछे से आने वाले थे वो आते ही नहीं थे, या उनका मन बदल जाता था, या एकनाथ शिंदे अकेले रह जाते थे, या फिर उनके साथ में कुछ गिने चुने 2-4 लोग ही रह जाते थे, तो एकनाथ शिंदे का पॉलिटिकल करियर वही ख़त्म हो जाता था। और वो उनके लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए एक तरह से सुसाइड था, पॉलिटिकल सुसाइड भी था। और उन्होंने अपने एक किसी स्पीच में उन्होंने कहा भी है, किसी इंटरव्यू में कहा है शायद, कि अगर ये फैसला गलत साबित होता तो मैं खुद को गोली मार लेता था। तो यहाँ तक ये नौबत आ चुकी थी, जो आदमी इतना आगे चला जाता है वो इस तरह से कच्चे खेल खेलते हुए नहीं आगे बढ़ता है। तो वो ठोस आश्वासन लेके, और जिस तरह से मुझे आगे क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, क्या करना है, ये सब तय नहीं होता है, और उसकी गारंटी ऊपर से यानी सेंट्रल से नहीं मिलती है। आप देखिए सूरत में जब लोग गए तो उनको वहाँ पे लेने के लिए प्राइवेट जेट थे जी। तो वो जेट कहाँ से आए? वो जेट सीधे वहाँ से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से फिर उनको गोवा तक छोड़ा गया। गुवाहाटी क्यों गए ये लोग? सूरत जो था वो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, यहाँ से अगर कोई शिवसैनिक या जाते थे और वो होटल पे हमला बोल देते थे तो ये जितने भी एमएलए थे उनको गाड़ी में भर के वापस ला सकते थे। जी। इतनी ताकत तो शिवसेना के कट्टर शिवसैनिकों में है आज भी। तो ये सब मुद्दे ध्यान में रखते हुए उन्होंने सूरत से 24 घंटे के अंदर वहाँ से प्राइवेट जेट से वो आगे बढ़ गए गुवाहाटी तक। गुवाहाटी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के अगुवाई में वहाँ पे उन्होंने एक सिक्योर्ड प्लेस जो था रेडिसन व्यू, जिसको पूरा खाली करवाया गया, सिर्फ यही लोग थे वो पूरे होटल में। तो ये सब प्लानिंग वही कर सकता है जिसके हाथ में पूरे देश की सत्ता है, और उसी सत्ता को इन्होंने ध्यान में रखते हुए, उनकी ताकत को आजमाते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया था। तो ये डिसीजन ऐसे ही लिया गया नहीं है, भावनाओं में आके हुए लिया हुआ डिसीजन नहीं था। और एकनाथ शिंदे अपने आगे के जो भी उनके जो प्लानिंग्स थे वो भी उन्होंने पहले से तय कर रखे थे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। सिर्फ सीएम बनना उनका मकसद नहीं था, उन्होंने अपने पिछले 2 साल के कार्यकाल में ये दिखाया, साबित कर दिया है कि एक अच्छा सीएम यानी क्या होता है। आज तक महाराष्ट्र के पूरे राजनीतिक दौर में पिछले 60 साल के मैं कहूँगा कि इतना मेहनती सीएम
देवेंद्र जी कल्पक है, चतुर है, चाणाक्ष है, जिस तरह से वो प्रशासन पे उनकी कमांड है, ये सब आप एक बाजू में रख दीजिए। मगर जिस तरह से एकनाथ शिंदे आम लोगों के लिए पूरा झोंक के काम करते हैं खुद को, और सुबह से लेके रात के 3 बजे तक 4 बजे तक काम करते हैं, लोगों को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात 1 to 1 किसी को भी मिलते हैं, लोगों को उसका काम कितना होता है नहीं होता है वो बात की बात है, मगर उसको महाराष्ट्र का सीएम मिला मुझे। जी हाँ। 1 to 1 मिला है, और मैंने उसको मेरा दुखड़ा सुना है कि सर मेरा ये काम फंसा हुआ है। तो वो उसके लिए साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कितना बड़ा करके जाता है उसके ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ मैं साइकोलॉजिकल दिलासा देने की या मानसिक आधार देने की बात नहीं कर रहा हूँ। सीएम को मिलके जिन्होंने अपने काम बताए, जो उनके पास उन्होंने अपनी अर्जियाँ दी है, उसमें से मेरे ख्याल से 80-85% तक लोगों का काम हो चुका है, जो लीगली होने वाला काम है। ओके। कुछ लोग ऐसे भी है कि कुछ निकल पड़ते हैं, ये होना ही चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं हो जाए, मगर जो लीगल है, जो सही है, वो होता ही है। तो ये एकनाथ शिंदे की क्वालिटी है, और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस उनके साथ में है, तो ये दोनों लोग मिलके आज महाराष्ट्र को विकास की ओर, प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं, और एक अच्छा साइन है महाराष्ट्र के लिए। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि महाराष्ट्र बीजेपी, अगर आप कहें तो आपका नज़रिया ये है कि महाराष्ट्र बीजेपी इज़ एज गुड एज मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जो अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम में है। महाराष्ट्र से ही बीजेपी के एक और बहुत बड़े ताकतवर नेता आते हैं, जिनका नाम है श्री नितिन गडकरी जी। तो अभी के महाराष्ट्र के ऑपोजिशन में जो बैठे हैं, वो बार बार ऐसे पब्लिक को प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते रहते हैं कि नितिन गडकरी जी और सेंटर में जो मोदी और शाह की जोड़ी है, इनके बीच में कुछ बातों पे भिन्नता है, या फिर उनके बीच में कुछ मनमुटाव, टकराव है। तो ये किस हद तक सच है? देखिए, बड़े पैमाने पे जो पार्टी होती है, अभी भारतीय जनता पार्टी ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। ओके। जैसे पहले चाइना की जो रिपब्लिकन पार्टी है, वो सबसे बड़ी पार्टी थी, मगर पिछले साल ये बदला हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी देश पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। ये किस आधार पे? क्योंकि वही सवाल अगला आएगा। हाँ, पब्लिक की ये तरफ किस आधार पे, यानी कि आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ड्राइव चलाया था, ये अपना क्या कहते हैं, नए सदस्यों को जोड़ने का, तो उस हिसाब से जो पार्टी के वर्कर्स की संख्या है, उसके हिसाब से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऐसी उनकी एक तरह से मुहर लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो इतनी बड़ी पार्टी है, अगर मतलब पूरे विश्व की बड़ी पार्टी है, तो उस पार्टी में नेताओं के बीच अनबन होना, मत भिन्नता होना, ये तो स्वाभाविक है। और जिस तरह से जो पार्टी सत्ता में होती है, उसके जो कद्दावर नेता है, उनके बीच में इस तरह से वाद विवाद उत्पन्न करना, ये तो विरोधी पार्टियों का काम ही है। बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि नितिन गडकरी जी है और मोदी शाह है, इनके बीच में कुछ मनमुटाव है या मत भिन्नता है, तो ये बात किस हद तक सही है या गलत है, ये तीनों ही बता सकते हैं। जब उनको हम सामने बिठाएंगे और पूछेंगे कि सही में आपके बीच में कुछ आपसी टकराव है क्या, तो फिर वो बता सकते हैं। क्योंकि एक लेमन में ऐसे नहीं बता सकता हूँ। आप देखोगे, अगर ऐसा कुछ होता था, क्या होता है कि जो 1 नंबर होता है उसको हमेशा 2 नंबर से भिड़ाया जाता है जी। उनके साथ उसकी तुलना की जाती है, उसकी शत्रुता कैसे उन दोनों में निर्माण हो, इसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं। उस तरह से गडकरी जी का भी जो अपना कद है, क्योंकि आज देखिए ये पूरे सरकार में, मोदी शाह की जो सरकार है, वो सरकार में सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाला कोई मिनिस्टर है तो नितिन जी गडकरी। बिल्कुल। और उन्होंने महाराष्ट्र में भी जब 1995 में गवर्नमेंट था बीजेपी शिवसेना का, वहाँ पे भी वो एक मिनिस्टर थे वो गवर्नमेंट। तो उस सरकार में भी सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाला कोई मिनिस्टर था तो वो नितिन गडकरी जी थे, क्योंकि उन्होंने 27 फ्लाईओवर्स बनाए मुंबई में, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। तो बड़े बड़े जो काम है उन्होंने किए हुए, एक उपलब्धियाँ है जो इस स्टेट के लिए, महाराष्ट्र के लिए।
और जिस तरह से वो रास्ते के जाल बिछाते हुए पिछले 9 साल में दिखे हमको पूरे देश भर में, आज हमारे देश की जो यातायात सुविधा जो बढ़ गई है, जिस तरह से बड़े बड़े हाईवेज़ के निर्माण हुए, बड़े बड़े पुल बने, अटल सेतु, समृद्धि महामार्ग, ये सब जो दिख रहा है उसके पीछे नितिन गडकरी है ना। बिल्कुल। अगर नितिन गडकरी जी के साथ में नरेंद्र मोदी जी का कुछ मनमुटाव होता था, मतभिन्नता होती थी या उनके बीच में शत्रुत्व होता था, तो नितिन गडकरी जी को ये फ्री हैंड नहीं मिलता था जिस तरह से उन्होंने काम किया है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि उनके पास पिछले पंचवार्षिक में जितने पोर्टफोलियोज थे वो कम किए गए। इस बार एक ही मिनिस्ट्री उनको मिली है, जो रास्ता निर्माण जो है जी। इसके पीछे एक कारण में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां थी पिछले पंचवार्षिक में, वो सब महत्वपूर्ण थी, तो उसका प्रेशर उनके ऊपर, उनकी सेहत पे भी गिरा है गडकरी जी के। और जाहिर मतलब हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक अपीयरेंस जो हुआ था उनका पब्लिक प्रोग्राम में, उनको सेहत की वजह से उनको 2 बार मूर्छा आई थी, वो बेहोश हो गए थे। तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हुए, विचार करते हुए उनका पोर्टफोलियो कम किया गया था। और एक सिंगल पोर्टफोलियो लेके जो जिस तरह से गडकरी जी ने पिछले 5 साल में काम किया, वो किसी मिनिस्टर ने नहीं किया आज तक। भारत के पूरे पिछले 60 साल का इतिहास अगर आप खंगोलेंगे तो आपको गडकरी जी जैसा डिलीवर करने वाला दूसरा कोई मिनिस्टर नहीं दिखेगा। तो ये तो जो एक उपलब्धि है हमारे लिए, एक तो प्लस पॉइंट है, मगर अच्छी बात कोई देखता ही नहीं है। क्या होता है, हमेशा बुरी बातों के ऊपर ही ध्यान जाता है। लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव है, गडकरी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना है। गडकरी जी खुद कहते हैं कि अगर मुझे लगा तो मैं अगली बार चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनको अपनी सेहत का भी अंदाज़ा अपने आप को आता ही होगा ना कि मैं कितना सक्षम हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ कि नहीं, या मुझे फिर लोगों के लिए काम करना है तो मैं कितना ज़ोर शोर से काम कर सकता हूँ, कितने जोश से काम कर सकता हूँ, मेरी एनर्जी अभी कितनी बची है जो मैं वो उस काम में लगा सकता हूँ। ये सारा विचार करते हुए नितिन गडकरी जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मोदी जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अमित शाह अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मगर जो अल्पसंतुष्ट लोग होते हैं या जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये जो जोड़ी बनी हुई है वो जब तक टूटेगी नहीं तब तक अपना कुछ बनेगा नहीं, अपना कुछ होगा नहीं, तो ये जोड़ियों को तोड़ने के लिए ये हमेशा इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। मैं ये छाती ठोक के नहीं कहूँगा कि दोनों के बीच में कुछ मतभिन्नता नहीं होगी, मगर दोनों के बीच में शत्रुत्व तो ज़रूर नहीं है। ओके। और स्पर्धा तो किसी भी हालत में नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी है और उनका लोहा सारा देश, क्या मैं बोलता हूँ, विश्व ने माना है। कोविड के बाद में जो जिस तरह से परिस्थितियों के साथ हमने सामना किया और मोदी जी के नेतृत्व में किया है, और मोदी जी सिर्फ देश का नेतृत्व नहीं कर रहे, आज विश्वगुरु बन के वो उभर रहे हैं, तो उनको अपशकुन करना या उनके साथ शत्रुत्व लेना, पंगा लेना, या फिर जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, वो नितिन जी गडकरी नहीं करेंगे। क्योंकि नितिन गडकरी खुद एक अक्लमंद और बेहद शातिर, चतुर, चाणक्य आदमी, राजनीति, मतलब उनकी राजनीति जिस तरह से चल रही है पिछले 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ, तो उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है वो राजनीति शत्रुत्व भरी कभी नहीं थी। बहुत ही प्यारे मधुर इंसान है गडकरी जी। वो भले उनके मुंह में थोड़ी, जब वो प्राइवेटली अपने खास लोगों के साथ रहते तो उनके मुंह से गालियाँ ज़्यादा निकलती है, एक दुर्गुण कह सकते हैं उसको, मगर वो बहुत प्यारे इंसान है। तो उनके दिल में मोदी जी के बारे में ऐसी कुछ भावना रहेगी, शत्रुत्व की भावना, ये मुझे तो नहीं लगता। आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम लिया, तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक टिप्पणी की है कि जो हमारे देश के 8 सेलर्स कतर से छूट के वापस आए हैं, उसमें एक किसी फिल्मी सितारे का भी हाथ था। तो ये सच है या इसमें भी कोई अफवाह है? देखिए, वो लॉजिक जो होता है ना, लॉजिक लगाता है आदमी। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लॉजिक लगाया कि शाहरुख खान, सीधा सीधा मैं नाम लेता हूँ, शाहरुख खान
मुस्लिम है, इसलिए वो कतार जैसी मुस्लिम कंट्री के आमिर से सीधा बात करता है और अपने धर्म की दुआई देते हुए वो अपने आर्ट सेलर्स को छुड़ा के लेके आता है। ये कोई सिनेमा है कि ये पठान या जवान जो था वो वहाँ पे गया और बोलता है मेरे सैनिकों को रिहा कर दो, ये तो बहुत बुरा होगा, इसका अंजाम बहुत मतलब फिल्मी डायलॉग मार के छुड़वा के ला सकता है क्या? ये सारे डिप्लोमेटिक लेवल पे जो कुछ भी हुआ है उसकी फलश्रुति ये है कि उनको छोड़ा गया है। और ये कितने दिनों से हमारे परराष्ट्र मंत्री जो है एस जयशंकर, अजीत डोभाल और खुद मोदी जी इसके पीछे लगे हुए थे। उसकी ये परिणति है कि उनको छोड़ा गया है। शाहरुख खान को बुलाया था कतार में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसके लिए, जिस तरह से शाहरुख खान गया था उस तरह से जाकिर नाइक भी गया था जो कट्टर इस्लामी ये है, वो भी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके कहने से छोड़ा गया। अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा, जो शायद मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, उसको सीधा सीधा झूठ साबित करने वाला एक बयान पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर है, उसने ऑन पेपर दिया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है करके। तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो उनको बुलाया गया था कतार गवर्नमेंट से कि आइए एज अ फिल्म स्टार, क्योंकि कतार, दुबई, यूएई ये सब कंट्रीज़ में शाहरुख खान की बड़ी क्रेज़ है वहाँ के लोगों में। उनके हिंदी सिनेमा जो है वहाँ पे सबटाइटल के साथ देखे जाते हैं और उनको हिंदी समझ में आती है वहाँ के लोगों को। बिल्कुल। तो एक स्टार के बदौलत उनको देखते हैं और नाम खान है तो वो एडवांटेज है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो इस खान ने कहा और उस खान ने छोड़ दिया। ये सब इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति थी। ओके, आपने जैसे कहा कि एक फिल्मी सितारे की एक मैनेजर का आपने उल्लेख किया, तो मैं एक दिवंगत फिल्मी सितारे की मैनेजर जो एक बहुत बड़ा केस भी बना इस पूरे देश में, दिशा सालियन जी, उनकी जिस हालात में मृत्यु हुई है, ओके, और जैसे आज की तारीख में ऐसा तथाकथित कुछ पत्रकारों द्वारा कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई को फ़िलहाल जो सरकार सेंटर में काम कर रही है वो बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में दिशा सालियन का केस फिर से रीओपन होगा? नहीं, केस रीओपन हो चुका है दिशा सालियन का। ओके। हाँ, मगर वो बोर्ड पे आना जिसे कहते हैं कि उसकी सुनवाई जिस दिन होती है, जो उसकी तारीख आती है, उसके लिए वो बोर्ड पे आता है केस। उसके पीछे कुछ लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मैं एडवोकेट नीलेश ओझा जो है, जो ये सब केस के पीछे लगे हुए, तो उनसे मेरी बातचीत हमेशा होती रहती है। मैं आज सुबह भी मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, एक इंटरव्यू किया था। तो दिशा सालियन केस जो है वो ऑलरेडी रीओपन हो चुकी है और अभी सिर्फ उसको बोर्ड पे आना है, मतलब उसकी सुनवाई होनी बाकी है, तो उसे टाला जा रहा है। ओके। और हमारा अगर आप पिछला कुछ एक मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले का एक पॉडकास्ट निकाल के देखेंगे जी, तो उसमें नीलेश ओझा जी ने एक गुहार लगाई है कि सरकार को इसमें ध्यान दे और मांग करे कि दिशा सालियन की जो केस हमेशा दबाई जाती है, बोर्ड पे आते आते उसको इतना पीछे रखा जाता है, उसको प्रायोरिटी से आगे नहीं लिया जाता है। उसकी वजह से वो उस दिन में उसका वो केस का नॉमिनेशन होता है कि ये केस आज है, मगर वो बोर्ड पे नहीं आती क्योंकि उसका नंबर बहुत पीछे होता है और दिन में इतनी प्रोसेस होता जाता है एक के बाद एक केस। तो 27-28 नंबर वाली केस तो कभी बोर्ड पे नहीं आती, हार्डली 3 या 4, कभी कभी छोटे छोटे केस हो तो 5-6 केस हो जाते। तो ये इतने पिछले वाले क्रम पे जो केस होती है वो कभी आगे बोर्ड पे नहीं आती। तो इस केस को थोड़ा फास्ट ट्रैक क्या कहते हैं जिसको अग्रक्रम देके इसको निपटाया जाए, इसको फास्ट ट्रैक ला किया जाए, तो इसके पीछे के राज खुल जाएंगे, जो दोषी है उनको सज़ा होगी। ओके, तो अब मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे पता है उनको खुद को वरिष्ठ कहलवाना पसंद नहीं है, ये उन्होंने आप ही के साथ एक मंच से कहा था। उनका नाम भाऊ तोरसेकर है, जिनको हिंदी में भी काफ़ी हमारे व्यूअर्स सुनते हैं। उन्होंने एक जिक्र किया था
कि शरद पवार जी जो हैं वो 1986 में कांग्रेस से निकल के उन्होंने कांग्रेस की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी छोटी छोटी उन सबको इकट्ठा किया और एक मोर्चा चलाया था, एक मुहिम चलाई थी और बिल्कुल इलेक्शन से जस्ट पहले वो वापस कांग्रेस में पदार्पण करके कांग्रेस में चले गए थे। अभी का जो सिनारियो है 2024 के इलेक्शन से पहले कि आज भी इंडी अलायंस में उनका एक बहुत बड़ा एक पद माना जाता है, तो जिस तरीके से नीतीश जिन्होंने इंडी का शुरुआत किया था, इंडी अलायंस का, वो खुद चले गए हैं बीजेपी के साथ। क्या ऐसा लगता है कि 86 की तरह फिर से एक बार पवार जी बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे? मतलब तब कांग्रेस के साथ मिला था, इस बार बीजेपी के साथ। नहीं, बीजेपी उन लोगों के साथ हाथ मिलाती है जिनका कुछ कद होता है, जिनका कुछ महत्व होता है। 2024 में अगर कोई एक फैक्टर है जो वोटिंग पे असर करेगा तो उसके साथ ज़रूर बीजेपी हाथ मिलाएगी, क्योंकि बीजेपी के अभी तक के जितने भी मूवमेंट्स आपने देखे, जितने मूव्स देखे आपने, तो वो एक को एक के साथ जोड़ने का काम वो कर रहे हैं। जिस तरह से ये जो सर्वे आ रहे थे, सर्वे में पिछड़ते हुए दिखी, जब जैसे जैसे बीजेपी पिछड़ते हुए दिखी तो एक एक घटनाएं आपके सामने आती दिखाई दी। मिलिंद देवरा गए, बाबा सिद्दीकी गए, अशोक चौहान गए, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो दरवाजे पे आके टक टक नॉक कर रहे हैं। तो ये सब सिनेरियो इसलिए क्रिएट किया गया है कि जब बीजेपी को लगता है कि अब हम कुछ पिछड़ रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं हम लोग सत्ता की ओर, उस दौड़ में थोड़ी सी भी पिछाड़ी अगर उनको दिखती है तो वो इस तरह का एक्शन लेते हैं। ये एक्शन तभी होता है और वो किन के साथ होता है, जिनका कुछ इफ़ेक्ट होता है, वोटिंग पे इफ़ेक्ट होगा या सर्टन रीजन पे इफ़ेक्ट होगा। ऐसे लोगों के साथ वो ज़्यादा करके वो जाना चाहते हैं। शरद पवार जी के पास अभी लोग, मतलब कुछ उनके गिने चुने पत्रकार हैं जो उनके पेरोल पे काम करते हैं, वो इस तरह से परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में दो ही ऐसे नेता हैं जो अपने बलबूते पे किसी को चुनवा के ला सकते हैं, जीता के ला सकते हैं। वो एक तो है शरद पवार, दूसरे है उद्धव ठाकरे। बाकी के सब जो है वो उनकी इतनी अहमियत नहीं है, ऐसा हर मानते हैं, हर किसी मंच पे वो कहना चाहते हैं। निखिल वागड़े हो या बहुत सारे जो पत्रकार है मराठी में, तो उनका हमेशा यही कहना होता है कि दो ही ऐसे इन्फ्लुएंसर जो फुल फोर्स वाले जो नेता है, जिनको सहानुभूति मिलती है, जिनको सिंपैथी मिली हुई है, जिनका कुछ इम्प्रेशन है वोटर्स पे, तो वो एक तो शरद पवार है और दूसरे उद्धव ठाकरे। मगर ये सिर्फ कुछ लोगों का कहना है, फैक्ट वो नहीं है। आज इनके हाथ से उनकी खुद की पार्टी चली गई है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। कितने लोग वो खड़े करेंगे, कितने लोगों को वो जिता के लाएंगे? सिर्फ सहानुभूति या सिंपैथी के बेस पे इलेक्शन जीतना आसान नहीं होता है। ये सिंपैथी का दौर 1984 में हमने देखा था, 1984 में जब इंदिरा जी गुजर गई थी, तो उस वक्त कांग्रेस को जो सिंपैथी मिली थी वो हमने देखी, वो तो माइंड ब्लोइंग सिंपैथी थी। अपोजिशन पार्टी को पूरी तरह से धो डाला था कांग्रेस ने, मगर अब हालात वैसे नहीं है। और शरद पवार जी ने जो किया था बीच में, उसको पुलोत प्रयोग कहते हैं। पुरोगामी लोकशाही दल उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने शिवसेना को भी साथ लिया था, उस वक्त जनता पार्टी थी उसको भी लिया था, और जितने भी छोटे छोटे शेतकरी कामगार पक्ष था उस वक्त, फिर छोटे निर्दलीय लोग थे, ऐसे बहुत सारे पार्टीज़ को साथ में लेके उन्होंने वो पुलोत का एक एक्सपेरिमेंट किया था। मगर वो सक्सेस होगा नहीं होगा ये दूर की बात थी। जब उनको लगा कि शायद ये मैं जो करके चला हूँ वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है, क्योंकि उसमें शिवसेना जैसा एक अलग विचारधारा वाला पक्ष था, जनता पार्टी थी जो बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, तो इन सब के साथ में ज़्यादा देर तक निभाना मुश्किल होने की वजह से उन्होंने अपना भविष्य क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, ये देखते हुए, जैसे केंद्र में सत्ता पालट होते हुए नज़र आया। कांग्रेस कुछ ही साल पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था,
और उन्होंने एक विधान भी किया था कि भूल के भी मैं कभी कांग्रेस में नहीं जाऊँगा, वापस नहीं जाऊँगा, और वो कांग्रेस में चले गए। और पुलो जो किया था उन्होंने वो स्पॉइल हो गया जी। तो उस वक्त ऐसा था कि शरद पवार महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता थे कि उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस चलता था। अगर उन्होंने कहा कि चलो हम साथ में मिलके कुछ करते हैं तो लोग उनके साथ जुड़ जाते थे, क्योंकि वो एक करामाती नेता थे, ये तो कोई नकार नहीं सकता है। आज शरद पवार की वो हैसियत रही नहीं, आज उनके पास खुद का कुछ वजूद बाकी है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो सेंट्रल में जो इंडिया आघाड़ी के वो जो एक आधार स्तंभ बने हुए थे, तो बेसिकली उनको वहाँ पे भी कोई ऑप्शन मतलब उनको इतना महत्व नहीं दिया गया था। जैसे कि नीतीश कुमार जी को पहले प्रोजेक्ट किया जाता था कि वो इस इंडिया आघाड़ी के प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार रहेंगे, मगर जब उनको वहाँ से हटा के मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे आदमी को इंडिया आघाड़ी का चेहरा बना के पेश किया गया, वही दिन था जिस दिन से इंडिया आघाड़ी टूटना शुरू हो गई थी। एक एक करके सब लोग हट गए, ममता दीदी हट गई, ये आपका केजरीवाल हट गया, नीतीश कुमार हट गए। शरद पवार इंडिया आघाड़ी में दिल से थे ही नहीं, वो हमेशा अपने ऑप्शंस सारे ऑप्शंस खुले रखते। तो मराठी में एक कहावत है, जिथे कूपन तिथे आपण। तो जहाँ पे कूपन मिलता है वहाँ पे ये चले जाते हैं। तो जिस तरह से 19 हो 14 हो इन्होंने सब ऑप्शंस खुले रखे थे कि बीजेपी अगर बुलाए तो बीजेपी के साथ जाएंगे, अगर शिवसेना के साथ गठबंधन करना पड़े तो हम पिछले ये 40-50 साल की जो राइवलरी जो थी, दुश्मनी थी कि विचारधारा अलग है, शिवसेना जातिवादी पक्ष है, धर्मांध पक्ष है, तो ये सब भूल के वो उनके साथ 19 में मिल गए। बिल्कुल। बीजेपी के साथ भी वो जाते थे, अगर ये नहीं होता था, शिंदे इनके साथ नहीं जाते थे तो शरद पवार अपॉर्चुनिस्ट है, अपनी ताक लगाए बैठे रहते कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं चौका मारूं। तो जिस तरह से उन्होंने वो जो ये 86 की बात नहीं है, ये 75 की बात है। ओके। क्योंकि भारतीय जनता पक्ष 1980 में स्थापित हुआ था, तो उसके पहले की बात है ये। ओके। जब जनसंघ भी नहीं था और जनसंघ के बाद ये जनता पार्टी जो बनी थी, तो ये सब लोग उनके साथ में तब जुड़ गए थे। तो वही जो किस्सा है, वही इतिहास है, वो दोहराने के लिए शरद पवार हमेशा तैयार रहते हैं। तो जिस तरह से अगर उनको आने वाले चुनाव में अगर कहीं से भी बुलावा आता है, कहीं से उनको अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वो लपक लेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, तो उनके ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता है। ओके। तो सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं ये आपसे विनती करता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है उसके बाद आप फिर एक बार समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आइए, ताकि हम उसके आगे का विवेचन कर सकें कि मोदी जी भारत को उसके बाद कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मैं मोदी जी इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई भविष्यकार तो नहीं हूँ, बट खुद मोदी जी ने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में खड़े रह के कहा था कि मैं तीसरी बार चुन के आऊँगा। तो इस उम्मीद के साथ नहीं, 2024 के चुनाव के बाद क्यों, हम लोग उसके पहले भी मिल सकते हैं। और हमें ये जो जितने भी पक्ष है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पक्ष है, मोदी जी है, राहुल गांधी है, इनका जो एजेंडा होगा ना इस चुनाव के लिए, जो जिसे हम लोग जाहिरनामा मराठी में कहते हैं, वो चुनावी एजेंडा लेके वो जब सामने आते हैं कि ये हमारे क्या कहते हैं, ये हमारी पेशकश है कि हम ये सब देंगे आपको, हम आगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। ज़रूर। क्योंकि वो चुन के आएंगे, उसके बाद में वो क्या करेंगे, इससे पहले तो वो क्या करने वाले हैं इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूर। तो आप बुलाओ, हम ज़रूर आएंगे। बेशक मैं मराठी भाषी हूँ, इसलिए मेरा हिंदी उतना ठीक ठाक नहीं है, मतलब जो बम्बईया लैंग्वेज में बात की जाती है उतना कर सकता हूँ। आपकी हिंदी काफ़ी साफ है। नहीं, ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं लगता है। फिर भी आपने मुझे बुलाया, आपने आपका मंच उपलब्ध कराया, इसलिए आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर। और आप बुलाते रहिए, ज़रूर आऊँगा मैं। ज़रूर सर, डेफिनेटली। तो ज़रूर फिर से मिलेंगे सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर।